चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे मॉडल सेट पेपर इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स में अभी हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यू को करना। एमसीक्यू में आते हैं हम लोग, और एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक से है। यानी कि जब हम लोग उत्पादन करते हैं तो उत्पादन में तकनीक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आता है वो किस में आता है। देखिए उसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी में। सी में दो ऑप्शन रहता है कि आप श्रम से उत्पादन कराना चाहते हैं या फिर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो तकनीकी वाला जो समस्या होता है वो आता है आपका ऑप्शन सी में। क्वेश्चन 2 है आपका, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान होता है। यानी कि कुल उपयोगिता कब अधिकतम होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 0। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तभी कुल उपयोगिता अधिकतम होता है। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक उदासीन वक्र होता है। उदासीन वक्र का शेप कैसा होता है। इसका होता है मूल बिंदु की ओर उत्तल, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर में। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है। कैसा होता है मांग वक्र का ढाल। इसका होता है ऑप्शन बी, ऋणात्मक। मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 5 नंबर में। 5 नंबर में जो क्वेश्चन है उसमें है कि एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है। कितना होगा। एक सरल रेखा है, उसमें कह रहा है कि मांग वक्र है और उसके मध्य बिंदु पर जो मांग की लोच होती है उसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी 5 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है आपका कि निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका औसत उत्पाद, यानी कि ऑप्शन डी नंबर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि उत्पादन फलन के में पैमाने का प्रतिफल माप है। तो इसका जो आंसर होगा ना आपका, एक्चुअल में इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर, अल्फा प्लस बीटा। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है। सीमांत लागत क्या है आपका, औसत लागत से कम है, तब औसत लागत क्या होगा, ये भी घट जाएगा। जब सीमांत लागत कम है तो औसत लागत भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, यानी 8वां का ऑप्शन ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उत्पादन के मात्रा में तो परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल स्थिर लागत, यानी फिक्स एसेट, जो एक बार लग गया वो लग गया, दोबारा उसमें कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है। अगला है, निम्न में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होता है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 10, और इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इसमें जो मार्केट जो रेट तय कर देता है वही आपका चलता रहता है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कहना है कि कौन सा, अगर आप ध्यान से देखोगे एम आर इक्वल टू एम सी है और एम आर माइनस एम सी इक्वल टू 0 है। एम आर को डिवाइड देंगे एम सी से तो इक्वल टू 1 होगा। तीनों ऑप्शन एक ही। अब ध्यान से देखिए, एम आर को एम सी तरफ ले जाइए, 0 बच जाएगा, एम आर एम सी को डिवाइड दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। अब आ जाइए आप अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित रेखा चित्र से पूर्ति की लोच के किस मान की माप होती है। पूर्ति की लोच, पूर्ति का लोच जो है उसका मान क्या होता है, यही पूछ रहा है, किस मान की माप होती है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर, 1 से कम। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका कि एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो एक के बारे में अगर टैक्स लगा देगा तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यानी कि सप्लाई भी कम हो जाएगा आपका इसके कारण। फिर तो 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है,
अन्य बातें समान रहने पर किस वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मांग में वृद्धि होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो सिंपल सी बात है कि जब मांग बढ़ेगा तो कीमत का होगा, गड़बड़ा जाएगा ना उसमें। किसमें? किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने पर बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा? कीमत गड़बड़ हो जाएगा। जब मांग बढ़ेगा तब क्या हो जाएगा? कीमत भी बढ़ेगा और उसका मात्रा भी बढ़ेगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, अधिक की मांग की स्थिति में कीमत में परिवर्तन क्या होती है? जब मांग अधिक होता है तब कीमत क्या होता है? बढ़ने लगता है। जब मांग अधिक होता है तो कीमत बढ़ना शुरू हो जाता है। आगे है कि बताइए पूर्ति कब ज़्यादा होगा? जब डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाएगा। यानी कि इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 नंबर में क्या है? कह रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होती है। देखिए वस्तु का पूर्ति में कमी होगा तो इससे क्या होने वाला है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी नंबर में, कि अगर पूर्ति कम होता है तो संतुलित कीमत में वृद्धि हो जाएगा और मात्रा में क्या हो जाएगा? आपका कमी हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन बी नंबर। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम यानी रेवेन्यू ज़्यादा है के उत्पादन स्तर पर किसी वस्तु की कीमत लोच कितनी होती है? इसका आंसर होता है 1, बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं हम लोग। द्वैधिकार में विक्रेताओं की कितनी संख्या होती है? तो क्वेश्चन में पता पढ़ के चल रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका 20 नंबर का वो हो जाएगा आपका एकाधिकृत प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा राइट वाला जेएम केन्स ने। इन्होंने ही लिखा था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नाम का जो पुस्तक है वो। अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है कि बताइए जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? तो जीडीपी तो आप जानते होंगे कि एक लेखा वर्ष में जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से जो कुल वैल्यू निकलता है, टोटल वैल्यू निकलता है, उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। एनडीपी क्या कहते हैं? तो देखिए एनडीपी क्या होता है कि जीडीपी में जब मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है तो एनडीपी निकलता है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 22 का कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए आप। कह रहा है कि गेहूं का एक मध्यवर्ती वस्तु, निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं का एक मध्यवर्ती वस्तु है? चपाती, ब्रेड, बिस्कुट, कौन सा है? 23 का। तो इसमें सभी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 24, जीडीपी में क्या शामिल नहीं किया जाता है? देखो जो प्रोडक्ट एक बार बन जाए अगर दोबारा से जब इस्तेमाल करते हैं ना तो अगर मूल्य जो है जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। यानी ऑप्शन बी प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से किस विधि से जीडीपी का गणना की जाती है? एक में तीनों सही है, सबसे करते हैं जीडीपी का गणना, यानी ऑप्शन डी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। कह रहा है 2016 में जो विमुद्रीकरण हुआ था और कौन सा नोट बंद हो गया था? आप लोग सब जानते होंगे 500 1000 रुपये का नोट बंद हुआ था और अब बैंकों में एकदम लंबा लंबा लाइन लग गया था, आदमी परेशान था नोट एक्सचेंज कराने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा काम केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो बैंक जो है केंद्रीय बैंक वो जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है। जनता से जमा स्वीकार करता है व्यावसायिक बैंक, केंद्रीय बैंक कभी नहीं करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि भारत का एक केंद्रीय बैंक है, आप लोग भी जानते होंगे कि रिजर्व बैंक है, और कौन सा है? अब है क्वेश्चन नंबर 29 कि सबसे तरल मुद्रा कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा M1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। उपभोग फलन C बराबर A+BY में प्रेरित उपभोग क्या है? तो इसमें जो प्रेरित उपभोग होगा ना वो आपका BY हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 31 कि MPC और MPS को जब मिला देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा दोनों को जब मिला दीजिएगा तो। क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा था कि
रेखा चित्र में स्वायत्त निवेश की रेखा है, तो देखिए इसमें जो सीधी लाइन आपको दिख रहा है ना, यही है आपका स्वायत्त रेखा, यानी ऑप्शन सी नंबर 32 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 33 में। किसी अर्थव्यवस्था का एमपीएस 0.4 है तो गुणक का मान क्या होगा। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो आप पाइएगा कि इसका आंसर आएगा 2.5, यानी कि इसका आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट नंबर में आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है। जीएसटी। जीएसटी जो है आपका ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये आपका क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, यानी 34 का सी नंबर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 35 नंबर में। कह रहा है कि सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण कौन सा है। कार, सड़क, चॉकलेट, कपड़ा, कौन सा है सार्वजनिक वस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 35 का बी नंबर, यानी कि सड़क सार्वजनिक वस्तु है, सब लोग इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए जीएसटी कब लागू हुआ था। आप जानते होंगे 2017 में लागू हुआ था जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों में अंतर को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्व घाटा, यानी कि डी नंबर। अगला क्वेश्चन में आ जाइए अब 38, व्यापार संतुलन क्या है। 38 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यापार संतुलन क्या है। देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, ओकरे हमने कहते हैं व्यापार संतुलन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में, यदि कोई कंपनी किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है, यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है तो इस लेन देन को भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज किया जाएगा। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। कौन सा होगा आपका, ऑप्शन सी, पूंजी खाते के डेबिट मद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान के चालू खाते का एक घटक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर विदेशी ऋण। तो ये हम लोग आज सेट 1 जो एमसीक्यू था इकोनॉमिक्स का वो आज हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं।